हेलो बच्चों, वेलकम टू द टॉपर क्लासेस ऑडियो सीरीज। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को समझेंगे। पर आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक माइंड एक्सपेरिमेंट करें। इमेजिन कीजिए बच्चों कि आज आप एक कैनवस पर एक ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जो ठीक 100 साल बाद के पूरे वर्ल्ड मैप को, बॉर्डर्स को और देशों को बिल्कुल परफेक्टली प्रिडिक्ट कर लेती है। अरे वाह, वो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई टाइम ट्रैवल करके आया हो, राइट? एग्जैक्टली कैसा लगेगा ना? हिस्ट्री में सच में ऐसा ही एक कमाल हुआ था। एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1848 में बिल्कुल वैसा ही विजन ड्रॉ किया था जब ऐसी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो आज हम इस डीप डाइव में उस कोर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। आखिर लोगों ने जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और एक दूसरे से नफरत करते थे, अचानक एक झंडे यानी एक फ्लैग के लिए अपनी जान देने का डिसीजन कैसे लिया? एक नेशन पैदा कैसे हुआ बेसिकली? सही पकड़ा है। ये कहानी उस एक पेंटिंग से शुरू होती है और उन सीक्रेट सोसाइटीज तक जाती है जिन्होंने हिस्ट्री के सबसे पावरफुल किंग्स की नींद उड़ा दी थी। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इसको कवर करने के लिए। ये टाइम ट्रैवल वाली बात सच में बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बॉर्डर्स हमेशा से ऐसे ही थे, पर ऐसा नहीं है। तो बच्चों, चलिए सीधा 1848 में चलते हैं। In 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints. उसने एक ड्रीम विजुलाइज किया ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जैसा उसने खुद उन्हें बुलाया था। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ओके। हाँ, और अगर हम इस सीरीज के फर्स्ट प्रिंट को ध्यान से देखें तो उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, और इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। मैन, वुमेन, रिच, पुअर, सारी सोशल क्लासेस के लोग। ये सब एक बहुत लंबी ट्रेन की तरह एक लाइन में मार्च कर रहे हैं। ओ, जैसे एक लंबी रैली होती है? बिल्कुल, रैली की तरह। और वो सब मार्च करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं और उसे ओमाज यानी श्रद्धांजलि ऑफर कर रहे हैं। राइट। और उस पेंटिंग की डिटेल्स कितनी डीप है वो मैं समझाती हूँ। बच्चों, अगर आप उस टाइम के आर्ट को देखें, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, तो आर्टिस्ट्स लिबर्टी को हमेशा एक फीमेल फिगर की तरह पर्सोनिफाई करते थे, राइट सर? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इस पेंटिंग में भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वैसी ही दिखती है। उस फीमेल फिगर के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। इसे हम आसान भाषा में ज्ञान और आज़ादी की मशाल कह सकते हैं, जो अंधेरे को दूर कर रही है। और उसके दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, यानी इंसान के बेसिक राइट्स का डॉक्यूमेंट। के सिंबल्स और क्राउन्स टूटे हुए पड़े हैं। एब्सोल्यूट इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं बच्चों के लिए। एब्सोल्यूट इसका मतलब है ऐसी सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव मोनार्कीज जिनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। उन पर कोई कंट्रोल या पब्लिक का रूल नहीं होता था। मेक सेंस। तो पेंटिंग में उनके ताज और हथियार मिट्टी में चकनाचूर पड़े हैं। ये दिखाता है कि पुराने किंग्स का जमाना कंप्लीटली खत्म हो रहा है। और यही सॉरियो की यूटोपियन विजन थी। यूटोपियन का मतलब एक ऐसी आइडियलिस्टिक सोसाइटी जो इतनी परफेक्ट है कि रियलिटी में उसका एग्जिस्ट करना मुश्किल लगता है। इस यूटोपियन विजन में दुनिया के लोग डिस्टिंक्ट नेशंस में ग्रुप्ड हैं, और सबसे खास बात यह है कि उन्हें उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसे हम उसके फेमस ट्राई कलर फ्लैग से पहचान सकते हैं। और फ्रांस के पीछे? उसके बाद जर्मनी अपने ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग के साथ मार्च कर रहा है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये हिस्ट्री का एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। Let me slow down for a second. जरूर। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. Okay, that's heavy. हाँ, तो बच्चों, इसका आसान मतलब है कि पहले यूरोप में बड़े-बड़े एम्पायर्स होते थे जिसमें किसी राजा का राज होता था, और उस टेरिटरी में अलग-अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग बस एक साथ रहते थे। उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। पर अब उन पुराने एम्पायर्स की जगह नए नेशन स्टेट्स बनने लगे थे, जहां लोगों की कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री और कॉमन डिसेंट थी। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आता है। हम नेशन वर्ड का इतना यूज कर रहे हैं, पर एक नेशन एग्जैक्टली होता क्या है? क्या सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने से या एक रिलीजन फॉलो करने से एक देश बन जाता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं सोचती हूँ कि आज दुनिया का मैप
बहुत अलग दिखता। ये बड़ा सॉलिड सवाल पूछा है तुमने। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें अर्नस्ट रेनान की फिलॉसफी को देखना होगा। अर्नस्ट रेनान एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में एक लेक्चर दिया था, जो बाद में बहुत फेमस हुआ। रेनान ने उस थियरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि नेशन सिर्फ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या ज्योग्राफी से बनता है। तो फिर बनता कैसे है? उसका मानना था कि एक नेशन इज अ डेली प्लेबिसाइट, यानी एक डायरेक्ट वोट जहां लोग हर रोज प्रैक्टिकली एक साथ रहने का और उस देश का हिस्सा बनने का डिसीजन लेते हैं। रेनान ने कहा कि एक नेशन लार्ज स्केल सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये उन सैक्रिफाइसेस का नतीजा है जो लोगों ने पास्ट में एक साथ किए हैं और उन फ्यूचर गोल्स का प्रॉमिस है जो वो एक साथ अचीव करना चाहते हैं। नेशन होना एक लिविंग ब्रीदिंग कनेक्शन है लोगों के बीच। वाह! तो इसका मतलब देश मिट्टी या बाउंड्री से नहीं बल्कि लोगों के दिलों के कनेक्शन से बनता है। पर बच्चों, ये हम सब एक है वाली फीलिंग अचानक हवा से तो नहीं आई होगी। मैं सोचती हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, लोगों के अंदर ये फीलिंग डाली कैसे गई? इस प्रोसेस की पहली क्लियर चिंगारी या सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है। 1789 से पहले फ्रांस एक नॉर्मल टेरिटोरियल स्टेट था, जहां एक एब्सोल्यूट मोनार्क का रूल था। रेवोल्यूशन ने सब कुछ पलट दिया। सॉवरेंटी यानी रूल करने की अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर उस एब्सोल्यूट मोनार्की से छीनकर फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी के हाथों में ट्रांसफर कर दी गई। बिल्कुल। पर अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था, है ना? राजा को तो हटा दिया, पर उन मिलियंस ऑफ लोगों को जो अलग अलग विलेजेस में रहते थे और एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, उन्हें ये कैसे फील करवाया जाए कि वो सब फ्रेंच है? एग्जैक्टली। उन रेवोल्यूशनरीज में एक्चुअली कुछ बहुत स्मार्ट टूल्स यूज किए ह्यूमन साइकोलॉजी को मोल्ड करने के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं बच्चों। पहला टूल था नए कॉन्सेप्ट्स लाना। ला पात्रिये यानी द फादरलैंड और ले सिटिज़न यानी द सिटीजन। इन वर्ड्स ने लोगों को एक यूनाइटेड कम्युनिटी का हिस्सा फील करवाया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इक्वल राइट्स मिले हुए थे। अब वो राजा की प्रजा नहीं थे, वो अपने देश के सिटीजन थे। हाँ, और दूसरा टूल था विजुअल आइडेंटिटी। उन्होंने पुराने रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटाकर एक नया फ्रेंच फ्लैग चुना, द ट्राइकलर। ये एक फिजिकल सिंबल था जिसे देखकर लोग एक साथ रैली कर सकते थे। सही बात है। और तीसरा चेंज उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किया। जो पुराने स्टेज जनरल थी, जिसमें सिर्फ पावरफुल लोगों की चलती थी, अब उसे एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करने लगे और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज और ड्यूज अबॉलिश कर दिए गए और पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया। इसे ऐसे समझो बच्चों, अगर आप एक गांव से दूसरे गांव ट्रेड करने जाओ और वहां हर चीज को नापने का तरीका और टैक्स अलग हो, तो आपको लगेगा ना कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं। बिल्कुल लगेगा। तो यूनिफॉर्म वेट्स आने से एक लोकल मर्चेंट को लगा कि हाँ, ये पूरा एरिया मेरा अपना ही मार्केट है। ये इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से यूनिफाइंग था। और पांचवा टूल था लैंग्वेज। फ्रांस में बहुत सी रीजनल डायलेक्ट्स बोली और लिखी जाती थी, उन्हें डिस्करेज किया गया और पेरिस में जैसी फ्रेंच बोली जाती थी उसे अग्रेसिवली प्रमोट किया गया ताकि वो पूरे देश की कॉमन लैंग्वेज बन सके। ओके, तो अगर हम इसको क्विकली रिकैप करें तो हमने सॉरियो की पेंटिंग देखी, रेनॉन का नेशन का आइडिया समझा और फिर देखा कि कैसे 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कलेक्टिव आइडेंटिटी और इक्वालिटी के आइडियाज को पुश किया। पर क्या ये सब सिर्फ फ्रांस तक ही रुका रहा? मैं जानती थी ये सवाल आएगा। बिल्कुल नहीं। रेवोल्यूशनरीज का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि फ्रेंच नेशन की डेस्टिनी और मिशन है पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म यानी इन डिक्टेटर्स और मोनार्की से आज़ाद करना। इन शॉर्ट, वो यूरोप के बाकी लोगों को उनके नेशंस बनाने में हेल्प करना चाहते थे। वो तभी बाकी कंट्रीज में भी असर दिखा। हाँ, जब ये न्यूज़ यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में पहुंची तो वहाँ की एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स ने जोकोबिन क्लब सेटअप करने शुरू कर दिए। इन क्लब्स की एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स ने उन फ्रेंच आर्मीज़ का रास्ता क्लियर किया जो 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े हिस्सों में एंटर कर रही थीं। ये आर्मीज़ अपने साथ नेशनलिज्म का ये एक्सप्लोसिव आइडिया फॉरेन लैंड्स में ले जा रही थीं। और बच्चों, इस पूरे ख्यास के बीच में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की
जिसने यूरोप का मैप बिल्कुल हिला कर रख दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फ्रांस में तो उसने डेमोक्रेसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद वापस डिक्टेटर बन गया। पर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए जिन्होंने पूरे सिस्टम को हाईली रैशनल और एफिशिएंट बना दिया। उसने एक कोड बनाया जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 या कॉमनली नेपोलियनिक कोड कहते हैं। मैं इस कोड को थोड़ा आसान करके समझाती हूँ। इस कोड ने सबसे बड़ा काम ये किया कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म कर दिए। यानी किसी को सिर्फ इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी रिच या नोबल फैमिली में पैदा हुआ है। इसने लॉ के सामने इक्वालिटी एस्टैब्लिश की और राइट टू प्रॉपर्टी को सेफली सिक्योर किया। फ्रांस के बाहर डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी जैसी जगहों पर नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। और पेजेंट्स के लिए भी तो बहुत कुछ किया उसने। बिल्कुल, उसने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह अबॉलिश कर दिया और बेचारे पेजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया। टाउन्स में भी आर्टिजन्स के गिल्ड्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ड्रास्टिकली इंप्रूव किए गए। तो अगर मैं इसको सुनूं तो बिजनेसमैन और पेजेंट्स तो बहुत खुश होंगे ना। उनके लिए तो यूनिफॉर्म लॉज, कॉमन करेंसी और वेट्स एंड मेजर्स किसी ड्रीम से कम नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और कैपिटल मूव करना कितना आसान हो गया होगा। शुरू में लगता भी था। बहुत सारी जगहों पर जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में और ब्रसल्स, माइन्स, मिलान और वॉर्सो जैसी सिटीज में फ्रेंच आर्मीज का वेलकम ऐसे किया गया जैसे वो हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी हों, यानी आज़ादी लाने वाले। बट द रियलिटी सून हिट देम। अचानक ये प्यार नफरत में बदल गया। Let me slow down to explain this shift to the students. Initial enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. ध्यान से सुनिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू में जो लोग अच्छे लॉज और यूनिफॉर्म वेट्स देखकर खुश थे, वो जल्दी गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि नेपोलियन ने लॉज तो अच्छे बनाए, पर लोगों से उनकी पॉलिटिकल आज़ादी कंप्लीटली छीन ली है। इंक्रीज टैक्सेशन, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप और सबसे बुरा था कंस्क्रिप्शन, यानी लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में भर्ती करना ताकि बाकी यूरोप को कॉन्कर किया जा सके। ऑल दीज आउटवेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेजेस। यानी फायदे से ज्यादा नुकसान दिखने लगा। सर, हम लगातार बाकी यूरोप की बात कर रहे हैं, पर तब तक बाकी कंट्रीज कैसे थे? मैप कैसा दिखता था मिड 18th सेंचुरी में? बच्चों, मिड 18th सेंचुरी यूरोप में नेशन स्टेट्स थे ही नहीं। यूरोप एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह था। हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लेता हूं, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी आता था। इट वॉज अ कंप्लीट पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। इनमें आपस में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। पैचवर्क मतलब? जैसे अलग अलग कपड़ों को जोड़कर बनाया हो। बिल्कुल। इस एम्पायर में एल्पाइन रीजन्स थे, जैसे टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड। यहाँ मोस्टली जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी थी। वहीं लोम्बार्डी और वेनिशिया जैसे प्रोविंसेस थे, जहाँ इटालियन बोली जाती थी। हंगरी में आधी पॉपुलेशन मैग्यार बोलती थी, जबकि बाकी आधी अलग अलग लोकल डायलेक्ट्स बोलती थी। गलीशिया में एरिस्टोक्रेसी पोलिश बोलती थी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज जोड़ती थी और वो था उनका कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वहां की सोशल स्ट्रक्चर कैसी थी? दो मेन एक्सट्रीम्स थे। टॉप पर थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ये लोग डोमिनेंट क्लास थे, नंबर्स में कम थे पर पावरफुल थे। इनके पास कंट्री एस्टेट्स और टाउन हाउसेस थे। ये डिप्लोमेसी के लिए स्ट्रिक्टली फ्रेंच बोलते थे और इनकी फैमिलीज इंटरमैरिड थीं। और दूसरी तरफ थी पेजेंट्री, जो बेसिकली मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। पर हिस्ट्री में तो चेंजेस आते रहते हैं और यहाँ वो बड़ा चेंज लाए थे नए लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में शुरू हुई थी, उसने एक नया सोशल ग्रुप बनाया, द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और उसके साथ मिडिल क्लासेस, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स शामिल थे। और बच्चों, इन्हीं एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस के बीच ही सबसे पहले नेशनल यूनिटी और एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस को खत्म करने के आइडियाज पॉपुलर हुए थे। सही पकड़ा। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नेपोलियन का सिविल कोड आया और उसकी डिक्टेटरशिप भी आई। फिर हमने देखा हैब्सबर्ग एम्पायर जैसा कॉम्प्लेक्स मैप, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इमर्ज हुई नई मिडिल क्लास, जो अब चेंजेस डिमांड करने वाली थी। राइट।
सर, ये नए मिडिल क्लासेस के लिए ये जो टर्म है लिबरल नेशनलिज्म, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब था? मैं समझाता हूँ। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री या आजाद। ओके, फ्री। इसके दो मीनिंग्स है। पॉलिटिकल मीनिंग था कि इंडिविजुअल की फ्रीडम होनी चाहिए और लॉ के सामने सब बराबर होने चाहिए। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के कंसेंट से बनी हो। ये ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस को एंड करके एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे। और इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या था? इकोनॉमिक मीनिंग था मार्केट्स की आज़ादी और गुड्स और कैपिटल पर से स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस हटाना। इमेजिन कीजिए बच्चों, उस टाइम 30 अलग अलग करेंसीज चलती थी और हर जगह वेट्स अलग थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बनी, जिसे ज़ोल्वराइन कहते हैं, इनिशिएटेड बाय प्रुशिया। अरे वाह, इससे तो बहुत फायदा हुआ होगा। बिल्कुल। इसने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया और करेंसीज की गिनती 30 से हटाकर सिर्फ 2 कर दी। Let me slow down and explain the next big impact. A network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. इसका क्या असर हुआ बच्चों पर? मतलब रेलवेज के बनने से लोग और सामान तेजी से मूव करने लगे। जब लोगों का बिजनेस जुड़ने लगा, उन्हें प्रॉफिट दिखने लगा, तो उनके अंदर देशभक्ति और यूनिटी की फीलिंग भी ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो गई। इकोनॉमी ने लोगों को जोड़ दिया। एब्सोल्युटली। पर क्या पुराने किंग्स आराम से अपने ताज छोड़ने वाले थे? नहीं। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन फाइनली हार गया। उसके बाद यूरोपियन पावर्स यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो वियना में मिले टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट। द ट्रीटी ऑफ वियना। हाँ, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। वहां द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 साइन हुई। उनका मेन मोटिव था नेपोलियन के किए हुए सारे चेंजेस को अंडू करना। बर्बन डायनेस्टी को वापस पावर में लाया गया। फ्रांस ने अपनी जीती हुई टेरिटरीज लूज कर दी। ये तो क्लियरली कंजर्वेटिज्म की वापसी थी। ये नए कंजर्वेटिव रेजीम्स जो 1815 में आए, मैं जानती हूँ कि ये कितने ऑटोक्रेटिक थे। उन्हें क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज इम्पोज किए ऑन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, ताकि आज़ादी की बात फैल ना सके। तो सर, क्या लिबरल्स और नेशनलिस्ट चुपचाप बैठ गए डर के मारे? बिल्कुल नहीं। 1815 के रिप्रेशन के डर से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड चले गए, पर वो चुप नहीं थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज। एक फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी था जुजेपे माजीनी। माजीनी। हाँ, बॉर्न इन जेनुआ इन 1805। वो बहुत यंग एज में कार्बोनारी नामक एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया। उसने बाद में 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्से और यंग यूरोप इन बर्ने। उन सोसाइटीज में कैसे लोग थे? मोस्टली लाइक माइंडेड यंग मैन थे जो अलग अलग स्टेट से आते थे। मजीनी का विजन बहुत क्लियर था। इटली छोटे छोटे स्टेट्स का पैचवर्क नहीं रह सकता, उसे एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना ही पड़ेगा। लेट मी स्लो डाउन एंड रीड समथिंग वेरी पावरफुल हियर। हाँ सर, बिल्कुल। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो बच्चों, मजीनी राज्यतंत्र यानी मोनार्की के इतने खिलाफ था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बनाने की उसकी जिद इतनी सॉलिड थी कि ड्यूक मेटरनिक जैसे पावरफुल लीडर ने उसे अपने पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। क्या बात है! एक अकेला इंसान अपने आइडिया से इतने बड़े बड़े किंग्स और चांसलर्स को डरा सकता है, ये सुनकर लिटरली गूज़बम्स आ गए। एग्जैक्टली। बच्चों, जरा सोचिए, अगर मेटरनिक जैसे पावरफुल लीडर को एक 20-25 साल के नौजवान के आइडिया से इतना डर लगने लगा, तो इसका मतलब है कि जब किसी आइडिया का सही वक्त आ जाता है, जैसे कि एक यूनाइटेड नेशन का आइडिया, तो दुनिया की कोई भी मोनार्की उसे रोक नहीं सकती। आज जो दुनिया का मैप हम देखते हैं, वो ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटीज और डेंजरस आइडियाज का नतीजा है। सही बात है। बच्चों, इसके बारे में जरूर सोचना कि कैसे एक सिंगल थॉट पूरी हिस्ट्री बदल सकता है। आज का डीप डाइव यहीं रैप अप करते हैं। कीप स्टडिंग हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टॉपर्स। मिलते हैं बच्चों। बाय।